बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी वीडियो का आप मिस ना कर सकें। आज की इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मरीम नवाज़ ने जनरल बाजवा पर एक ताज़ा तरीन हमला किया है। दोनों आमने सामने आ गए और ये हमला बाकी हमलों से थोड़ा सा मुनफरिद है। क्या हमला किया, ये हमारा आज का मौजू होगा। और इसके साथ साथ अबसार आलम के जनरल बाजवा पर ताज़ा इल्ज़ामात की बुछाड़ और इसके पीछे हकीकत क्या है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबसार आलम ने जो जनरल बाजवा को मुखातब करते हुए नए इल्ज़ामात की बुछाड़ की है। उन्होंने ट्विटर पर ताबड़तोड़ हमले किए जनरल बाजवा पर, और इसका पस मंज़र क्या था व्यूवर्स? इसका पस मंज़र वही मुलाकात थी सहाफ़ियों के साथ, जो कि 30 के करीब सहाफ़ियों के साथ जनरल बाजवा की मुलाकात हुई। और उन्होंने जब अबसार आलम पर हमले के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई हमला नहीं करवाया गया। तो इसको सामने रखते हुए अबसार आलम ने ट्विटर पर जो ट्वीट किए वो बड़े ही हतकअमेज़ किस्म के थे। उन्होंने क्या कहा ट्विटर में, मैं उसमें से कुछ हवाले आपको बता देता हूँ। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने तो भी कातलाना, बाकायदा नाम लेकर जनरल बाजवा कमर जावेद बाजवा के हवाले से उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि मैंने तो भी कातलाना हमले का इल्ज़ाम भी किसी पर नहीं लगाया और आप मेरे ख़िलाफ़ बंद कमरों में गुफ्तगू फरमाते हैं क्यों? ये उन्होंने सवाल उठाया। व्यूवर्स, ये भी मैं आपको के साथ शेयर कर दूं, चूँकि उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि आप बंद कमरों में मेरे ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते हैं। तो जनरल बाजवा की तरफ से कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई थी, बल्कि ये एक सवाल उठाया गया था सहाफ़ियों की तरफ से, जिसका जवाब देना उन पे लाजम था। अगर वो जवाब ना देते तो यही तसव्वुर किया जाता कि शायद वो कुछ छुपा रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने हामिद मीर को भी मुखातब किया, जो कि मैं पहले व्लॉग में बता चुका हूँ कि हामिद मीर की भी किस तरीके से क्लास ली गई और सारा कुछ क्या कुछ गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने बताया कि आप पर भी हमला हुआ था और इस मुख्तलिफ़ हवाले या सादक का भी बयान, वो सारी चीज़ें मैं दोबारा उसमें नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने इस हवाले से बताया कि अबसार आलम पर हमने क्यों हमला करना था, सिर्फ़ उनकी एक ट्वीट की वजह से, या जो उन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की उस वजह से हम उस पर हमला करवा देते। और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में कोई इस तरीके से अगर कोई एजेंसी हमला करती है जो कि सही स्टैब्लिश एजेंसी हो, यानी जिसको दुनिया भर में तस्लीम किया जाता हो, तो इस भूंडे अंदाज से वो हमला नहीं करवाती। तो इसी को बुनियाद बनाकर उन्होंने ट्वीट किया। और क्यों किए मैं आगे चल के ये भी डिस्कस करता हूँ। फिर उसके बाद एक और ट्वीट उन्होंने की जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में उन पर होने वाले हमले की ख़बर का हवाला दिया, वो ख़बर भी साथ शेयर की। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स की इस ख़बर पर अमेरिका में मुकदमा करें और जीतें, पैसे भी मिलेंगे और हकीकत भी सामने आ जाएगी कि मुझ पर कातलाना हमला किसने करवाया। यानी ये तंज़िया गुफ्तगू उनकी तरफ से की गई अबसार आलम की तरफ से जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ के वो जो न्यूयॉर्क टाइम व्यूवर्स अखबार के अंदर या दुनिया भर में जिस तरीके से ख़बरें लगती हैं उसका मेयार क्या है ये आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि दुनिया की जो अमेरिका की ख़ुसूसन अखबार जो हैं उनका पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ पहले ही रवैया किस किस्म का है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो जिस खबर का उन्होंने हवाला दिया वो भी कुछ इसी पैराए में ख़बर लगवाई गई या लगाई गई। और अबसार आलम की तरफ से ये इस किस्म के सवालात उठाने की वजह क्या है, क्योंकि अबसार आलम के बारे में जो उनको फॉलो करते रहे हैं, सुनते रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो मियां नवाज शरीफ के कितने करीब थे और उनका कितना वक्त उनकी कुर्बत में गुजरा। और उनकी इसी वफ़ादारी की बुनियाद पर उन्हें चेयरमैन पैमरा भी लगाया गया। और फिर जब मियां नवाज शरीफ जब इनके आका जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो यकीनन फिर इन पे भी लाजम होगा, क्योंकि वो जो एहसानात हैं उनका हक़ भी चुकाना है, तो उनके ख़िलाफ़ जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बात करें। एक तो ये हिस्सा था आज के इस व्लॉग का, और दूसरा हिस्सा है जी मरीम नवाज़ की तरफ से जो ताज़ा तरीन
हमला किया गया है पाक फ़ौज के ऊपर, लेकिन थोड़े से मुनफरिद अंदाज में, वो क्या है। लेकिन उस हमले पर जाने से पहले मैं उसका पस मंज़र ज़रूर बयान करना चाहूँगा। ये तो तस्वीर का एक रुख है। व्यूवर्स, अब दूसरा रुख दिखाते हैं। जनरल बाजवा की जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई थी, उन्होंने बहुत ही अहम इंकशाफात किए थे। उसमें एक सबसे अहम इंकशाफ ये था कि पाकिस्तान के और भारत के दरमियान मामलात को हल करने के लिए जो यूएई की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था दोनों मुल्कों को करीब लाने के लिए, तो उसमें बैकडोर चैनल जो राब्ते हुए, उसमें सबसे बड़ा जो राब्ता था वो जनरल फैज़ हमीद DGISI हैं, उनका की मुलाकात हुई थी इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत दोवल, उनके साथ। तो उसमें बहुत से मामलात पर गुफ्तगू हुई। हकीकत में इसको हम यूँ लेते हैं कि इंडिया ये समझ बैठा है कि पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है जो मसाइल को हल करने की। अगर बामकसद मुज़ाकरात करने हैं तो वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ही किए जा सकते हैं, क्योंकि माजी के अंदर कुछ ऐसे तजर्बात रहे हैं कि जब भी सिविलियन गवर्नमेंट्स की तरफ से मुज़ाकरात किए जाते थे या मामलात को हल करने की कोशिश की जाती थी तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसमें रखना डाल दिया जाता था। लेकिन जब उन्होंने इस पे सोचा कि अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किसी मामले पर पहुंच जाएगी, अगर उनके साथ मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उसी सूरत में मुज़ाकरात कामयाब होंगे। लेकिन अगर हम माजी में देखें तो परवेज़ मुशर्रफ ने किस तरीके से जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट मुज़ाकरात कर रही थी उसको सबूताज किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर दौर आ जाएँ तो नवाज शरीफ के दूसरे दौर में भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाने की कोशिश की। लेकिन जनरल रेल शरीफ का अपना एक स्टांस था, वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से, क्योंकि ज़ाहिर है उनका अपनी फैमिली में से 2 लोग जो हैं वो निशाने हैदर के यानी वर्सा में से शामिल थे, वो वारिस थे। तो इस वजह से उनका भारत के ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त स्टांस था। लेकिन मौजूदा जो जनरल की बात हम कर रहे हैं, जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं, कमर जवेद बाजवा, उन्होंने कहा कि मैंने ये फ़ैसला किया, मैंने सोचा, मुख्तलिफ अपने कमांडर्स से भी बात की और गुफ्तगू की कि हमें ये 72 साल की नफ़रतों को दूर करना चाहिए। हम किसी ऐसे सलूशन की तरफ जाएं जो कि दोनों के लिए काबिल कबूल हो। लेकिन पाकिस्तान अपनी इस स्टांस से नहीं हटा कि भारत सबसे पहले 5 अगस्त की से पहले की जो पोजीशन थी कश्मीर की वो बहाल करे, फिर बाकी जो मामलात हैं उनको भी हम हल कर सकते हैं। वैसे भी जब अरब ममालिक के विज़िट किए गए तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि कब तक आप इस तरीके से हाथ फैलाते रहेंगे, आप अपने वसाइल जनरेट करें। तो व्यूवर्स, अपने वसाइल जनरेट उसी सूरत में हो सकते हैं। भारत एक बड़ी ताकत कंसीडर किया जाता है, यानी आबादी के हवाले से अगर हम बात करें तो अगर पाकिस्तान की उसके साथ तिजारत बहाल होती है, पाकिस्तान के जो रूट्स हैं भारत की तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो राहदारी के हवाले से पाकिस्तान को अच्छा खासा मुआवजा मिल सकता है और बहुत से जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर लिया जाए, दोनों ममालिक के दरमियान अमन हो जाए, कश्मीर का इशू पे भी कोई इस किस्म का काबिल कबूल हल निकल आए जो दोनों के लिए दोनों उस पर मुत्तफिक हो जाएं, तो ये सारे मामलात ठीक हो सकते हैं। फिर इस तरीके से हमारी मैशत के ऊपर जो बहुत बड़ा बोझ हमारे डिफेंस के अखराजात हैं उसका पड़ा हुआ है, उससे भी निकला जा सकता है, छुटकारा हासिल किया जा सकता है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि जो सिविलियन बालादस्ती की राह में सबसे बड़ी चीज़ जो हायल है वो यही कश्मीर इशू है, क्योंकि जब भी ये बताया जाता है कि कौम हालते जंग में है, किसी वक्त भी भारत का हमला हो सकता है, इस तरह की बातें की जाती हैं, तो फिर फ़ौज की जो सुपरमेसी है वो कायम रहती है और इस तरीके से सिविलियन बालादस्ती का ख्वाब पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। तो जनरल बाजवा ने मज़ीद बताया कि जब मैंने इन मुज़ाकरात के हवाले से फ़ैसला किया तो फिर इसमें मेरे अपने जो बेटे थे, हत्ता कि मेरी अहलिया ने भी मुझे इससे बाज़ रहने का कहा कि आप ये कश्मीर के इशू को जो सॉल्व करना चाहते हैं या इसका ऐसा हल निकालना चाहते हैं जो दोनों ममालिक के लिए काबिल कबूल हो, इससे तो आप वैसे भी रिटायर होने वाले हैं, इस पे आप पे तो बहुत बड़े इल्ज़ामात आयद होंगे।
उन्होंने कहा कि मैंने अपनी फैमिली की बात को भी नहीं सुना, सिर्फ इस वजह से कि मैं चाहता हूँ कि किसी पॉसिबल सलूशन की तरफ जाएं और ये मुश्किलात जो इस मुल्क को हायल हैं माशी हवाले से उससे निकला जाए, उसके लिए मेरी सरतोड़ कोशिशें जारी रहीं। इसी हवाले से कुछ एंकर पर्सन ने यह भी सवाल उठाया कि आप तो रिटायर हो जाएंगे, क्या आपके बाद आने वाले जर्नल इस पॉलिसी को जारी रखेंगे जो आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो इस हवाले से भी उन्होंने बताया कि मैंने तमाम जो नए कमांडर्स हैं और मेरे बाद के आने वाले जितने भी लोग हैं उन सब से मैंने डिस्कस किया है, डिबेट हुई है, इस पे मज़ीद भी डिबेट होगी आगे चल के। ये सारी चीज़ें जब ये मामलात सेटल होंगे तो ये सिविलियन गवर्नमेंट के हवाले किए जाएंगे, उसके लेवल पे मामलात आगे चलेंगे, दफ्तर ख़ारजा उसको एग्जामिन करेगा, जो माशी तजियाकार हैं वो एग्जामिन करेंगे, मुख्तलिफ जो थिंक टैंक बने हुए हैं वो सारे इन चीज़ों को चेक करेंगे, उसके बाद किसी हतमी लायामल को तय किया जाएगा या उस तक पहुंचा जाएगा। तो ये एक अच्छी कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से, पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो कि माजी में ऐसा नहीं हो सका। जब भी इस किस्म की कोशिश होती थी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला हायल हो जाता था। अगर सिविलियन गवर्नमेंट करती थी तो आर्मी की जो इस्टेब्लिशमेंट थी या आर्मी चीफ या दूसरे लोग खड़े हो जाते थे और इस मामले को हल नहीं होने देते थे। तो ऐसे हालात में उन्होंने तमाम सहाफ़ियों को भी एतमाद में लिया। उसका मकसद यही था कि आप इस मामले में सपोर्ट करें ताकि इस मुल्क को आगे लेके जाया जाए। तो इन हालात के अंदर जब ये ख़बरें सारी सामने आईं उस मुलाकात की, तो मरीम नवाज़ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मरीम नवाज़ ने उस सारे मामले को बुनियाद बनाकर एक ऐसा गोल मोल बयान जारी किया कि जैसे माजी के अंदर होता रहा है कि कोई भी हुकूमत जब बात करती थी किसी भी मामले को हल करने के लिए तो उस पर इल्ज़ामात आयद किए जाते थे कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इसी तरह की बात उन्होंने अब मुज़ाकरात चूँकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं दोनों तरफ से, तो उन्होंने जो बयान जारी किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप ख़ुद समझ लें कि उनका इशारा किसकी तरफ था और किस तरीके से वो खुल के सामने आई हैं। पाक फ़ौज पे मुनफरिद अंदाज में उन्होंने ये हमला करने की कोशिश की। इस हवाले से मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिर्फ एक नुक्ता रखूँगा, दौरान कहा कि भारत से बातचीत का ये मतलब नहीं कि आप कश्मीर का सौदा करके वापस आ जाएं। यानी उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कश्मीर उनके हवाले करके कश्मीर का सौदा करके वापस आ जाएं। इस बात की वजह क्या है? क्योंकि अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वाकई किसी फार्मूले पर पहुंचना चाहती है, इसके पॉसिबल हल पर पहुंचना चाहती है, तो मुस्लिम लीग नून या मरीम नवाज़ और ये जो पार्टीज़ हैं ये अपने लिए ग्राउंड तैयार कर रही हैं कि हमें भी कुछ दो। वही जो पॉलिसी होती है कि हमारे शेयर क्या होंगे, हमें पाकिस्तानी सियासत के अंदर इन होने दिया जाए, हमारे केसेस ख़त्म कर दिए जाएं तो हम इस पे खामोश हो जाएंगे। तो ये एक डील करने की पोजीशन अपने आप की ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम भी अब हालात ठीक नहीं होने देंगे, हम भी मामलात को सीधा नहीं होने देंगे। एक मैसेज कन्वे किया गया है बेसिकली मरीम नवाज़ की तरफ से। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।